Good morning, my friends and my colleagues and my students. Very glad to see you people. Thank you, sir. Thank you, sir. You know that last time I talked about print culture, जिसमें हमने कहा कि प्रिंट कल्चर जो है उसने लिटरेसी लेवल को बहुत बढ़ाया और प्रिंट कल्चर ही रिस्पॉन्सिबल था फॉर ऑल रेवोल्यूशंस, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, चाहे वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 था, चाहे वो हिंदुस्तान के रेवोल्यूशन थे, जितने भी रेवोल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको बताया या इटली में यूनिफिकेशन जो हुई, जर्मनी में यूनिफिकेशन जो हुई, ये सारे रिजल्ट्स थे किसके? Printing revolution. प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, प्रिंट कल्चर। क्योंकि इटली में मछली ने अपना ग्रुप बनाया था, यंग यूरोप, और खुफिया तरीके से प्रिंटेड मटेरियल सर्कुलेट करते थे। इंडिया में बनाया था यंग इंडिया गांधी जी ने, और खुफिया तरीके से बांटते थे और लोगों को अवेयर करते थे। इसी तरह से 1688 में जो बड़ा ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, उसमें भी प्रिंट कल्चर ने, और बड़े बड़े फिलोसफर जैसे वोल्टेयर है, रूसो है, पेन है, इन्होंने बड़ा पार्ट प्ले किया। अच्छा, मैग्ना कार्टा जो 1215 में था, वो छुपा हुआ था, प्रिंट कल्चर ने उसको सब जगह वाइडली सर्कुलेट किया और लोगों को अपने राइट्स का पता चला। लोगों को यह भी पता चला कि किंग्स के राइट्स किस हद तक महदूद हैं, किस हद तक अलाउड हैं। तो इस तरह से प्रिंट कल्चर से ही सब कुछ हुआ। मगर फिर आया, मैंने कहा फिर आया आपके पास ये कल्चर जो है, टीवी कल्चर आया, रेडियो कल्चर आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल्चर आया, तो उसने इसको ऐड किया, मतलब प्रिंट कल्चर के इन्फ्लुएंस को फर्दर ऐड किया। यह नहीं हुआ कि उसको पूरा रिप्लेस किया। लेकिन जब डिजिटल रेवोल्यूशन आया, उस वक्त प्रिंट कल्चर के ऊपर कम डिपेंडेंस हो गई। मगर ऑरल कल्चर जो है ना, उसका स्टेटस क्या? अगर हम इस वक्त कहेंगे ऑरल कल्चर तो अभी भी है, तो अपग्रेड ही हुआ। देखो ना, हम कहते हैं वीडियो, ऑडियो वीडियो, टीवी का। अच्छा वो तो टीवी का हो गया, मगर ऑर्डिनरली भी ऑडियो वीडियो, जैसे मैं आपके साथ बात करता हूँ तो आप सिर हिलाते हैं, आप अप्रूव करते हैं, तो ये मेरा वीडियो फीडबैक है। सो हमारे पास ऑडियो वीडियो भी हमेशा ही होता है। बड़े बड़े लोग लेक्चर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो रेवोल्यूशन हो जाते हैं, सोशल रेवोल्यूशन होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, तो सोशल रेवोल्यूशन होते हैं। तो बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े थिएटरों में लेक्चर देते हैं, तो उस वक्त भी ऑडियो कल्चर का काफ़ी रोल होता है, और उसमें वीडियो भी साथ ही होता है। तो ऑडियो कल्चर जो है वो हमेशा रहेगा। घर में बैठे हैं तो ऑडियो कल्चर ही चलता है कि नहीं? तो ऑडियो कल्चर की किसी की इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी, लेकिन जो डिजिटल कम आया उसमें भी, जो डिजिटल आपको आया तो वो भी आपको इंटरनेट आया। इंटरनेट में तो आप देखते हैं ना, वहाँ पर भी तो प्रिंट है, आप देखते हैं क्या लिखा है उसने। तो सबों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रहेगी, लेकिन जो ही डिजिटल कल्चर आया तो उसकी स्पीड की वजह से, उसकी फास्टनेस की वजह से उसकी इफेक्टिविटी बढ़ गई, और अब रीडिंग कल्चर कम होने लगा। ये तो चलता रहेगा, अब क्या पता है आगे क्या होगा। तो आज हम कह रहे हैं आपको, आज हमारा टॉपिक पता क्या है? आज हमारा टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है, द हिस्ट्री ऑफ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। द हिस्ट्री ऑफ एबॉलिशन, स्लेवरी कैसे एबॉलिश। आपको नहीं पता है कि एंशिएंट ग्रीस में टोटल पॉपुलेशन 4 लाख थी, जिसमें 2.5 लाख जो थे वो स्लेव्स थे, और 1.5 लाख ही फ्री सिटीजन थे। अब देखो स्लेवरी का रिवाज कितना था, और एक्सेप्टेड था, और नॉर्म था। आपको पता है, जिस वक्त एक एलियट का लड़का या बादशाह का लड़का या कोई स्कूल जाता था, उसके पीछे एक स्लेव होता था, उसके पास एक हंटर होता था, या एक छड़ी होती थी। जिस वक्त लड़का अटेंशन इधर उधर करता था तो उसको वो छड़ी से मारता था, छड़ी से थोड़ा सा धक्का देता था, होशियार करता। ये स्लेव का वहाँ काम था। बादशाह होता था तो उसको पंखा जलाना था, तो स्लेव होते थे जो मैकेनिकली, जैसे कि उनके अंदर जान भी नहीं, चलते रहते थे, बंद नहीं करते थे। अब ये स्लेव कल्चर ऐसा हुआ था कि स्लेवों को पैदा होते ही प्रोग्राम किया जाता था कि मालिक की सेवा करना आपका फर्ज है। आपको पता है, एक हिसाब से लेडीज भी स्लेव ही थी। आप कहेंगे कैसे? हाँ, मलिका के इर्द गिर्द होती थी ना वो। लेडीज भी स्लेव नहीं जी, के उसमें मतलब वो जेवर लगा के
नहीं, स्लेव मैं कहता हूँ लेडीज स्लेव थी यूं कि उनके अंदर बचपन से ही कहा जाता था आपने अपने हस्बैंड की सेवा करनी है। हिंदू में उनको कहते थे ये तुम्हारा भगवान है, तुमने तुमने मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने इसी के इर्द गिर्द ताउफ करना है। और इस हद तक कि डर औरत को लगता था कि मेरी ज़िंदगी जो है वो मेरा हस्बैंड ही है। और मतलब ये साइकोलॉजिकली उनको फिर स्लेव बनाया गया था। और फिर यूं कि डर जब वो मरेगा तो वो खुद अपनी सती करती थी, वो अपने आप को जलाती थी। तो स्लेव की मेंटेलिटी, स्लेविश मेंटेलिटी जो है साइकोलॉजिकली बाद में इन्फ्यूज की गई थी स्लेव्स में भी। जैसे जिस वक्त कोई अमीर आदमी मकान बनाता था तो आजकल आप बकरे को कुर्बान करते हैं वहाँ पर, तो स्लेव्स आप उसमें कंपटीशन लगाते थे कि नहीं मैं ही जाऊँ। वो प्रोग्रामिंग के जरिए उनको स्लेविश मेंटेलिटी बनाई थी। तो इस तरह से जो है स्लेव जो है ये कॉन्सेप्ट जो था ये फॉर ग्रांटेड लिया गया था और ये एक्सेप्ट हुआ था और एक नॉर्म था। और उसके बच्चे भी स्लेव होते थे, फिर उसके बच्चे स्लेव होते थे। ये खेतों में काम करते थे, ये प्लांटेशनों में काम करते थे, जंगलों में काम करते थे, ये फैक्ट्रियों में काम करते थे, घरों में काम करते थे। और इनको छुटकारा नहीं होता था ताकि ये लोग अच्छा महसूस करें खदमत करने के लिए उनको प्रोग्रामिंग करते थे। जैसे आपको पता है हमको बचपन से प्रोग्रामिंग करते हैं कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हम बड़ों की सेवा करने में मज़ा लेते हैं, बड़ों की इज्जत करने में मज़ा लेते हैं। इस तरह से अब ये स्लेव लोग जो थे ये अपने मालिकों की खदमत करने में मज़ा लेते थे। अब कुछ ऐसा होता था, कोई स्लेव कहता जी उसका मास्टर बिल्कुल ही थर्ड रेटर होता होगा, वो कहते जी मैं नहीं आपके पास काम नहीं करना है। वो नहीं हो सकता था। अगर वो भागी बन जाता था तो मास्टर उसको गला काट के नियरेस्ट ट्री पर हैंग करता था ताकि बाकी स्लेवों को एक सबक मिले। तो जिस वक्त स्लेव रेवोल्यूशन करते थे उनको बहुत बुरी तरह से मारते थे, उनको रेवोल्यूशन करने का हक ही नहीं था। चर्चिल इस एक्सटेंट तक जाता था, वो कहता था कि गॉड हैज मेड व्हाइट मैन टू सिविलाइज द ब्लैक मैन। यू अंडरस्टैंड? टू सिविलाइज द नॉन वाइट्स, उसमें भी हम भी आते थे सब, सिविलाइज द नॉन वाइट्स। और इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट ऐसे डाला गया था कि उनको लगता था हाँ ऐसा बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो जनरली क्रिश्चियंस होते थे। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर जागरूकता आ गई, क्योंकि पॉपुलेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होते हैं, जो सेल्फिशनेस नहीं एक्ट करते हैं। सोक्रेटिस कहता है एक जगह, कहता अगर आप सिविलाइज हो जाते हैं भगवान के डर से तो वो सिविलाइज नहीं हुआ। अगर आप सिविलाइज होते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो सिविलाइज नहीं हुआ। अगर आप सिविलाइज अंदर वाली रियलाइजेशन होते हैं तो वही सिविलाइज। मजबूरी में सिविलाइज होना ठीक नहीं है, खुद रियलाइज करना दैट इज द रियल सिविलाइजेशन। तो इस तरह से जो है कि हम प्रोग्राम करके उनको सिविलाइज करें, वो एक चीज़ है। दूसरा हो गया वो खुद समझे नहीं सिविलाइज लाइफ जो है, सिविक लाइफ इज गुड फॉर ऑल, तो वो अलहदा बात है। अब कुछ अंग्रेजी थे इनमें ज़्यादा जो उठे, और जैसे वोल्टेयर था, जैसे रूसो था, जैसे पेन था। उसने सिर्फ स्लेव्स के लिए नहीं, उसने तो आम जनता, क्योंकि आम जनता भी स्लेव ही ऑलमोस्ट थी, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। जो बादशाह कहते चलो जलाओ इसको ख़त्म करो, कोई दलील नहीं, कोई बात नहीं, कोई पूछताछ नहीं, क्योंकि बादशाह था। और हम सबों ने ये माना था कि बादशाह को खुदा ने बादशाह बनाया है, इसलिए जो कुछ मर्जी है कर सकता है, क्योंकि खुदा ने इसके अंदर ये बख्शा है। ये तो अभी हम भी मानते हैं, मैं आपको बताऊँ, मैं भी मानता हूँ। अगर मैं इस सीट पर हूँ तो ये खुदा की मर्जी से है, आप वहाँ बैठे हैं ये खुदा की मर्जी से। ये आइडिया हमने अभी नहीं छोड़ा है, मगर उन्होंने एक किस्म की नई सोच लाई लोगों में, जिसको कहते हैं रेनेसांस। प्रिंटिंग प्रेस से भी वही रेनेसांस आई, प्रिंटिंग प्रेस से ही रिलीजियस रिफॉर्मेशन आई। देखो ना चर्च में लोग क्या कहते थे, चर्च में उसको कहते हैं अच्छा तुमने इतना गुनाह किया है आप $100 दे दो, अच्छा आपने बहुत गुनाह किया है $200 दे दो, और आपने किसी का कत्ल किया है $1000 दे दो, तब जाके खुदा आपको माफ़ करेगा। तो हम स्लेव्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द चर्च बन गए थे। स्लेवरी एक ही किस्म की नहीं है, वी हैड बिकम द स्लेव्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द चर्च।
वी बिकम स्लेव्स ऑफ आवर सुपरस्टिशंस। आपको पता है, एक बड़ा जोक बताऊंगा आपको। एक पंडित जी घर से निकला, और जो ही वो निकला तो कुछ शरारती लोगों ने कहा, उनको पता था ये बड़ा सुपरस्टिशियस है, उन्हें छींक मारी, तो वापस गया। फिर जब वो निकला, उन्हें फिर छींक मारी, वो फिर वापस गया। उस बेचारे को पागल बना दिया। मगर वो क्या था, ही वॉज द स्लेव ऑफ हिज ओन सुपरस्टिशन। तो ये भी एक किस्म की स्लेवरी थी। मगर हम उस स्लेवरी की बात करते हैं जहाँ पर कि स्लेव को फ्रीडम नहीं थी, जहाँ भी मर्जी नौकरी करने की स्लेव की मर्जी नहीं थी, डिसोबे करने की स्लेव की मर्जी नहीं थी, अपना मास्टर बदलाने की स्लेव की मर्जी नहीं थी, दूसरा काम करने की स्ट्रिक्टली उसने जैसे मास्टर की मर्जी होती थी उस तरह से काम करना था, और उसके बगैर वो करता तो उसको मारते थे। जैसे मुर्गे को मारते हैं, कोई जुर्म नहीं चढ़ता है, स्लेव को मारने से भी कोई जुर्म नहीं चढ़ता था। इस तरह से हालत थी लोगों की सोच की और कानून की व्यवस्था की। पहली दफा क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, ये तो आपको पता है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने बादशाह को मारा और क्वीन को भी मारा। वो 1793 में उन्होंने बादशाह को भी मारा और क्वीन को भी मारा। और मगर 1791 में क्या हुआ, जो ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बादशाह को तो भाग गया, लेकिन उसको पकड़ के लाया। लेकिन नेशनल कन्वेंशन बना, देखो यू कैन नॉट हैव अ कंट्री विदाउट अ गवर्नमेंट। तो नेशनल कन्वेंशन जो है वो गवर्नमेंट को संभालने लगी। ये फ्रांस की बात है। तो नेशनल कन्वेंशन 1991 में 1791 थैंक यू 1791, यू हैव टू करेक्ट मी, गिव मी द कंसेशन ऑफ माय एज। तो 1791 में क्या हुआ कि उन्होंने एक लॉ पास किया, और 1794 में दूसरा लॉ पास किया। इन दो लॉ की वजह से, एक तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिटीजनशिप राइट्स दिए सबों को, और स्लेवरी को एबॉलिश किया। देखो ना, जूस को सिटीजनशिप राइट्स थे ही नहीं, अगर वो स्लेव नहीं था, मगर सिटीजन भी नहीं था। और स्लेव्स तो वैसे ही, वो तो सिटीजन होते ही नहीं है, और दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। कानून के मुताबिक उनके लिए कोई जस्टिस नहीं है। तो लेकिन नेशनल कन्वेंशन वो कब सुकराई बारसस में, वो कब आ गई वजूद में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1791 एंड 1794। ये चेक करना, दीज वर द टू डेट्स व्हेन दे डिड citizenship rights were granted to everybody, and what happened was citizenship rights were granted to everybody and slaves were liberated. उसके बाद क्या हो, उसके बाद देखो क्या हो, 1804 में नेपोलियन एम्परर बन गया। 1804 नहीं, वो एम्परर बन गया 1804 में। फिर बाद में ये सिर्फ 4 साल पहले, इससे पहले ये सिर्फ 1804 में वो एम्परर बना। उसने सेक्युलर लॉज बनाए। सेक्युलर लॉज मीन्स लॉज विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चर्च। सर, नेशनल कन्वेंशन 1792। नेशनल कन्वेंशन 1792 में ये उन्होंने सिटीजनशिप राइट्स दे दिए। तभी मैंने कहा इसको चेक करो। 1795। 1795 में क्या किया, यही हुआ ना कि सर 92 से लेके 95 तक। अच्छा वो थे तो, लेकिन बोला था 91 से 94 तक। ये 90 नहीं 94 में मैंने कहा 91 और 94 मैंने वो दो डेट्स दिए, जबकि उन्होंने क्या किया, एक तो सिटीजनशिप राइट्स दे। when did Napoleon grant citizenship? In September 1791, the National Assembly had granted Jews full citizenship, making France the first country in Europe to give them civil rights. Yes, sir. 1791 में। Yes, sir. और 1794 में उन्होंने स्लेव्स को लिबरेट किया, है ना। अच्छा, फिर बाद में नेपोलियन आया, नेपोलियन ने कू किया। जब इसके बाद आया डायरेक्टरेट, इनका ये जो नेशनल कन्वेंशन किया था फ्रांस में, डायरेक्टरेट आया। डायरेक्टरेट अगेंस्ट नेपोलियन ने कू किया, और 18 आवाज नहीं, कू होता है कि बाई फोर्स उनसे सल्तनत ले ली, ओवर पावर करके। और 1804 में वो एम्परर बना, और 1808 में है उसने वापस नए से सिटीजनशिप दी। उसने फिर दोबारा कानून पास किया, एक्ट पास किया, जिसकी वजह से
people got citizenship rights and slavery was abolished. अच्छा, तो अब देखो और आगे चल के ब्रिटेन को भी महसूस हुआ यार स्लेवरी ठीक नहीं है। कुछ लोग तो रिलीजन को अपने खुदगर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग रिलीजन को सच्चे मायने में इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं बताऊं, देखो मैं बताऊंगा कैसे। इस्लाम में क्या, हर रिलीजन में, मैं अब इस्लाम की बात करूंगा, इस्लाम में किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, किसी का हक नहीं छीनना। अब मान लीजिए जब पंडित यहाँ माइग्रेट हो गए तो नेचुरली हर एक खुदगर्ज होता है। किसी मुसलमान ने अपने पंडित हमसाये के मकान को हड़पना शुरू किया तो 5-6 मुसलमान जमा हो गए, कहता है ये आप ठीक नहीं कर रहे क्योंकि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। इस्लाम में किसी का हक नहीं, ये तो आपके पास अमानत है, आप इसको संभालो और देखो कोई इसके ऊपर कब्जा न करे। ये हो गया जहां पर वो इस्लाम को रियल मीनिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा होता है यार ये तो काफिर है, इसका माल तो माली गनीम है, हम खाएंगे इसको। वो हो गया सेल्फिशली यूजिंग इस्लाम। इस्लाम में लिखा है दूसरी शादी तब करो, कंडीशंस है, जब पहली बीवी आपको इजाजत दे। कोई बीवी अपने हस्बैंड को इजाजत देगी दूसरी शादी करने के लिए, इसका मतलब था इस्लाम में एक क्लियर है कि दैट दूसरी शादी नहीं करनी है, क्योंकि कंडीशन ऐसी रखी है जो कि इम्पॉसिबल है। मगर वो क्या करता है, वो खुदगर्ज होता है, कहता है इस्लाम में तो इजाजत है शादी करने की, ये किस कंडीशन में इजाजत है वो नहीं बताता है। तो इसलिए देयरफॉर आम आदमी तो सेल्फिश होता है, मगर जो नॉन सेल्फिश लोग होते हैं वो अपने गरज के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसको कहते हैं ना जहाद अपने नफ्स के अगेंस्ट होता है। जहाद सबसे इम्पोर्टेंट जहाद है जो अपने नफ्स के, अपनी खुदगर्जी के अगेंस्ट। तो कुछ लोग अंग्रेज ही जिनको स्लेव सर्व करते थे उन्होंने जागरूकता, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, इट शुड बी अबॉलिश्ड, एंटी क्राइस्ट। पहले खुदगर्ज लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखा है क्राइस्ट को व्हाइट मैन की खिदमत करनी, और जो एक्चुअली क्रिश्चियन थे उन्होंने कहा दिस एंटी क्राइस्ट। वो उठे और जागरूकता पैदा की, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर यहाँ पर आपके प्रिंट कल्चर ने बात की, फिर क्या हुआ कि 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ तो एबॉलिश स्लेवरी। तो 1833 में ब्रिटेन ने स्लेवरी एबॉलिश की, मगर इसने स्लेवरी सिर्फ ब्रिटेन में एबॉलिश की, अपनी कॉलोनीज में नहीं की। तो इंडिया में नहीं हुई थी। इंडिया में 10 साल के बाद 1843 में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में स्लेवरी एबॉलिश हुई। ये कंप्लीटली एबॉलिश कभी नहीं होती है, क्योंकि जितनी देर तक लोग न समझे उतनी देर तक कुछ नहीं होता है। आपको मैं बताऊं, इंडिया में सती प्रथा कानूनन बंद हो गई, और कानून निकला कि जिस घर में सती होगी उसके चारों तरफ से जो लोग हैं उनको भी फांसी मिलेगी। फर्क तो बहुत हो गई, मगर इनको मजहब का जुनून, झूठा मजहब का जुनून, हाई एक औरत को ये कैसे जिंदा रहेगी अगर मर्द मर गया है, इसको मरना ही है, ये इसका धर्म है, ये इसकी रिलीजियस ड्यूटी है, खुदा इस पर नाराज हो जाएगी। चुपके चुपके से सती करते थे बहुत देर तक। अगर औरत ही फिर बाद में खुद रजिस्ट ना करती और औरत के अंदर ही ये डी प्रोग्रामिंग ना होती या गलत है, तब तो ये चलता रहता है। जितने तक आपको ये पता है नहीं खुदा ने मुझे कहा है इसमें खुदा खुश हो जाएगा, तो चुपके चुपके कानून के अगेंस्ट भी ये काम करेगी, है कि नहीं। तो क्या हुआ, इसी तरह से स्लेवरी तो बाय लॉ एबॉलिश हो गई, लेकिन ये खुदगर्ज लोग चुपके चुपके से, और गुलाम को कहते सुखना ख्वाश, आप खुश नहीं मेरे साथ, हाँ जी मैं आपको करो तो ये इस तरह से चलती है। अच्छा, मैंने क्या किया, 1833 में ब्रिटेन ने एबॉलिश की, 1843 में इंग्लैंड में एबॉलिश की, कंपनी राज में। 1865 में फिर इब्राहिम लिंकन ने अमेरिका में इसको एबॉलिश की, 1865। तो इब्राहिम लिंकन को कहते हैं द लिबरेटर ऑफ स्लेव्स, मगर मुझे ये तो आप खुद चेक करना, व्हाई इब्राहिम लिंकन इज गिवन द क्रेडिट व्हेन नेपोलियन डिड इट फर्स्ट। अब मैं क्लोज करूंगा। अच्छा, आपने ऑन किया, सुनो,
अब तो ये आप इंटरनेट पर देख लीजिए, जब ये स्लोरी बहुत पहले नेपोलियन नेशनल कन्वेंशन शुड बी गिवन द क्रेडिट, then Napoleon should be the credit, then Britain should be given the credit, then why the credit is being given to Abraham Lincoln, इसके बारे में आप लिटरेचर स्टडी कीजिए और कल इसका डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे. आई थैंक यू वेरी मच. Thank you. गॉड ब्लेस. Thank you.